हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का गौरव शर्मा शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को मैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी विराली मोदी से इंटरव्यू के थ्रू मिलवाऊंगा। विराली मोदी मिस व्हीलचेयर 2014 इंडिया कॉन्टेस्ट में सेकंड नंबर पर ऑल इंडिया में आए थे। इसके अलावा इनकी एफर्ट से रेलवे ने कई स्टेशन पर इंडिया में ऐसी सुविधा की है जहां पर डिसेबल पर्सन आसानी से स्टेशन पर और ट्रेन पर इनका आना जाना हो सके। BBC 2017 100 पावरफुल वुमेन में इनको शामिल किया गया था। ओबामा और मिशेल ओबामा द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने कई सेमिनार्स इंडिया में और इंडिया के बाहर दिए हैं। टेड टॉक्स पर ये 3 बार आ चुके हैं। जो स्टॉक पर लाखों लोगों द्वारा इन्हें पसंद किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं विराली मोदी से और जानेंगे कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ी और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। जी तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म वैसे मुंबई में हुआ था। छोटी उम्र में मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई थी मम्मी पापा के साथ। मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मतलब बचपन से डिसेबिलिटी नहीं थी। मैं भरतनाट्यम मैंने सीखा है, मैं स्पोर्ट्स में थी, एकेडमिक्स में भी बहुत टॉप में थी। फिर 2006 में 14 साल की उम्र में मैं इंडिया आ गई थी घूमने के लिए, यही मानसून के टाइम पे। मैं जब वापस चली गई तो मुझे ऐसे मलेरिया जैसे सिम्टम्स आने लगे, जैसे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बुखार है, वो सब होने लगा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि एक नॉर्मल फीवर होगा, कुछ खास तो है नहीं, आप दवाई पैरासीटामोल क्रोसिन टाइप की ले लो, ठीक हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे, और मुझे हेलुसिनेशंस चालू हो गए थे। जैसे लौरी बोलते हैं ना कि ऐसे बकवास करने लगी। चलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। हम लोग वापस हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग नेगेटिव था, तो मुझे बड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया उन्होंने। और वहां पे मेरा हार्ट बंद हो गया था। मुझे एक्चुअली स्पाइनल टैप किया था, उसके वजह से मैं कार्डियक अरेस्ट में चली गई थी, तो मेरा हार्ट बंद हो गया। मुझे फीट आने लगे, उल्टी हो गई, उल्टी आधे लंग्स में चली गई, आधी बाहर निकली, तो मेरा हार्ट भी चला गया, मेरा ब्रीदिंग भी चला गया था। तो 7 मिनट्स तक मुझे मृत घोषित कर गया बोला गया था। मुझे जी ब्रीदिंग नहीं थी, हार्ट नहीं था। वो लोग कार्डियक पंप्स चेस्ट में कंप्रेशंस दे रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक डॉक्टर आया लास्ट टाइम, उन्होंने बोला कि ये लास्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ, अगर विराली में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया या थोड़ी सी भी मिरेकल नहीं दिखी तो मतलब शी इज टोटली डेड, कि कुछ नहीं है, कुछ जान नहीं बचेगी। लास्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, मेरा हार्ट वापस आ गया और मैं वही रात मतलब होश में आ गई थी। ब्रीदिंग ट्यूब था, आईसीयू में थी। नेक्स्ट डे वापस से उन्होंने वही टेस्ट किया, मैं कोमा में चली गई। मैं 23 दिन तक कोमा में रही और 2 बार और मुझे डिक्लेयर डेड कर दिया था। एक बार तो हीमोग्लोबिन बिलो 4 चला गया था। उन्होंने ब्लड दिया लेकिन ब्लड से कोई फर्क नहीं पड़ा और अल्टीमेटली 40 मिनट के बाद अपने आप ही हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज हो गया। डॉक्टर को कुछ पता नहीं है, हाँ कुछ पता नहीं है डॉक्टर को कि कैसे हुआ कैसे नहीं। तीसरी बार मेरा बॉडी टेम्परेचर बिलो 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट चला गया। अगेन डॉक्टर को कोई आइडिया नहीं, अपने आप ही सब ठीक हो गया। और 29 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, 15th बर्थडे थी मेरी। तो डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था मेरे पेरेंट्स को कि विराली नहीं बचने वाली है, हम उसका वेंटिलेटर का प्लग खींचना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू किल हर, हम उसको मारना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, कभी रोई नहीं, कुछ नहीं किया। कोई रोता था तो उनको डांट देती थी कि विराली बच जाएगी, क्यों रो रहे हो आपको रोना नहीं है, रोना है तो आप बाहर निकलो, नहीं चाहिए मुझे। तो उस दिन लेकिन मम्मी डॉक्टर के पैरों में गिर गई और रोने लगी। इतना रोई है वो कि उन्होंने जूते गिल्ले कर दिए थे डॉक्टर के, रोने लगी और वो बोली कि विराली की 15th बर्थडे आ रही है 29 सितंबर को और वो मुझे सेलिब्रेट करना है, तो आपको परमिशन कहीं से भी लाना पड़ेगा, मैं नहीं जानती, ये मेरा लास्ट विश है। तो डीन ऑफ मेडिसिन से परमिशन तो ला दी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि 29 सितंबर को विराली में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो हम प्लग खींचना चाहते हैं, तो और आपको खींचना ही पड़ेगा। तो मेरी मदर ने वो कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिया और 29 सितंबर को मेरा पूरा कमरा सजाया था आईसीयू का,
और बड़े सारे फैमिली वालों को, घर वाले को बुला लिया, कुछ 70 to 75 लोग आए थे। Okay. और केटरिंग करवाई थी, मतलब एक छोटी सी बर्थडे पार्टी। 3:05 को दोपहर को मेरा जन्म हुआ था। Yes. और 3:05 को ही मम्मी पापा सब हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। पापा ने हाथ पकड़ा था और जैसे ही केक काटा वैसे मैंने मेरी आंखें खोल दी और सब चिल्लाने लगे, सब खुश हो गए, सब चिल्लाने लगे। डॉक्टर्स आए वापस अंदर तो डॉक्टर ने पूरा एवेल्युएशन किया और मम्मी पापा को तो गले लगा दिया और बोला कि आपकी वजह से आपकी बेटी अभी बच गई है। और अगर हमारी जो विश थी वो तो विराली को मतलब मार डालने का ही विश था, बिकॉज हमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था। बट आपने हमें पाप करने से बचा दिया। और मैं कोमा में चली गई वापस कुछ 30-40 मिनट के बाद। लेकिन डॉक्टर बोले कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आ गई है बाहर तो दोबारा वापस आ ही जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता कि कब होगा ये। और 5 अक्टूबर को डॉक्टर्स मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। ब्रीदिंग ट्यूब मुंह से निकाल के यहाँ से गले में से डाल दिया था। और वही एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया का नशा कम हो गया वैसे मैंने मेरी आंखें खोल दी, मैं वापस आ गई। लेकिन उनको लगा था कि कोई ना कोई दिक्कतें होगी मेरे साथ, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे नेक डाउन पैरालिसिस था। मेरे हाथ पैर कुछ नहीं चल रहे थे, नेक डाउन पैरालिसिस फुल। तो मुझे तभी पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये मेरे साथ हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने बताया नहीं था मुझे। फिर मुझे अपने आप ही पता चल गया और सबको ऐसा लगता था कि जैसे ऐसा पता चलता है तो डिप्रेशन में आ जाते हो या नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए थे। मैंने ऐसा ही सोचा कि चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, अब रोके मैं क्या करूंगी। रोके ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वापस से चलने लग जाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, कि मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट तो पूरा कर लिया था। एंड धीरे धीरे करके अब मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे ये समझाया, मतलब ये जता दिया कि विराली तू चल नहीं सकती है तो हम तेरे साथ क्या खेलेंगे, क्या बात करेंगे। तो उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया। मुझे मेरे वजह से नहीं हुआ, मुझे दूसरे लोगों के वजह से। ओके लाइक जो दूसरों की जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे मैं कहीं बुक्स भी रीड करता हूँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है कि आदमी अंदर से कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जो अदर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उस कारण से वो सकता है कि उन पर डिपेंड हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, डेफिनेटली। यस, नहीं होता है, बहुत होता है, अनफॉर्चुनेट है बट होता है। फिर उसके बाद थेरेपी कर रही थी तो थोड़े से हैंड मूवमेंट्स वापस आ गए और फिर 2008 में मैं इंडिया शिफ्ट हो गई। सोचा कि यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है जो अमेरिका में नहीं है, तो वो मैं कोशिश कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। और तभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा सा हादसा हुआ। मैं 2008 में मुझे दिल्ली जाना था और मुंबई से ट्रेन थी मेरी। तो जैसे ट्रेन के पास में गई तो मैंने देखा कि रैंप नहीं है, ये सीढ़ियां है अंदर कंपार्टमेंट में जाने के लिए, तो मैं कैसे जाऊंगी। हाँ, अभी भी नहीं है ऐसा कुछ। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसा होगा, कि चलो शायद से कुछ इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट होगा या फिर रैंप होगा कुछ। तो मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ में, तो मम्मी ने 2 कूली को बुलाया, 2 पोर्टर्स को बुलाया और वो मेरे फादर के एज के होंगे शायद से। एकदम गंदी नजर से मुझे ऊपर से नीचे देखने लगे और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। और मेरी मम्मी ने उनको समझाया, तभी हिंदी भी नहीं आती थी मुझे, अभी यहाँ रह के मुझे हिंदी आ गई है। तो वो मम्मी ने उनको समझाया था कि मेरी बेटी है, आपको उसको उठा के उनकी सीट पे बिठाना है आपको। उन्होंने मान लिया, तो उठाया उन्होंने। एक अंकल ने मुझे घुटने से उठाए और एक कंधे के नीचे से, शोल्डर से। और जिन्होंने ऊपर से उठाया था, जैसे उठाया मुझे अंदर कंपार्टमेंट में चले गए तो उनके हाथ सीधे मेरे सीने पे लग गया और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। मुझे लगा कि शायद एक गलती हो गई होगी, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन बार बार रिपीटेटिवली गंदी तरीके से छूने लगे थे।
और जो भी लोग कंपार्टमेंट में थे, सारा पिन ड्रॉप साइलेंस, सब देख रहे, तमाशा देख रहे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने मेरी भी आवाज नहीं उठाई, मैं भी चुप हो गई। मैंने बोला अगर मैं कुछ बोलूंगी, ये लोग ने मुझे गिरा दिया, तो मुझे फिर कौन मदद करेगा? ये लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो चुप बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने मुझे सीट पे बिठाई, आंखों में आंसू थे, लेकिन आंख में आंख मिला के उनको शुक्रिया बोला है, थैंक यू बोला है उनको। और मेरी मम्मी को भी नहीं बताया मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करी, मैंने आवाज नहीं उठाई मेरी, क्योंकि अनफॉर्चुनेट चीज है ये, लेकिन ये अभी तक होता है कि अगर कोई डिसेबल है, आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, तो पहली बात तो ये बात तो मानेंगे भी नहीं। हाँ। कि आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है, मतलब एक ऐसा पेडिस्टल पे बिठा देते हैं कि नहीं, आप तो ऐसे अनटचेबल हो, आपके साथ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और अगर हम उनको समझा भी दे तो बोलेंगे कि आपको पता है कि ट्रेन सफर एक्सेसिबल नहीं है, हाँ। तो आपको ट्रेन में जाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही कहा, आप प्लेन में जाते, आप गाड़ी से जाते। ये मतलब हाँ, ये सही पॉइंट है, ये होता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। ये फिर 2008, 11 और 13 में हुआ मेरे साथ। 3 बार मुंबई में ही हुआ है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही, मैंने मेरी मदर तक को नहीं बताया था, अपने अंदर ही रखा। फिर 2014 में मैंने मिस व्हीलचेयर इंडिया पैजेंट में मैंने हिस्सा लिया एंड आई वॉन सेकंड प्लेस, सेकंड रनर अप आई थी उसमें। तो मैंने सोचा कि ये टाइम है, हमेशा एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, मैंने सोचा ये असली सही टाइम है कि अपना मैं कदम जाऊं मैं अभी इंडस्ट्री में। लेकिन उधर भी मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई, बिकॉज ऑडिशन पे जाती थी तो बोलते थे कि आप टैलेंट तो है, आप अच्छी भी दिखती हो और ये रोल्स के लिए भी आप बहुत सही हो, लेकिन एक ही दिक्कत है कि आप चल नहीं सकते ना। अगर आप चलते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब तो अभी फिलहाल ही आपको कैस्ट कर लेते, अभी क्या अभी। तो ये 3 से 4 बार हुआ। ये भी बात सुनने में आई कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो तो या तो मैंने बोला कि नहीं, अगर जाना है तो ईमानदारी से जाना है, ऐसा कोई काम करके नहीं जाना है, अपने टैलेंट के मुताबिक जाना है। तो फिर वो भी जो सपना था मैंने पीछे रख दिया। मैंने बोला जब होना होगा तब होगा, अभी खुद पे फोकस करो, खुद पे जो काम है वो उस पे फोकस करो। फिर 2015 में, आई थिंक आप करेक्ट कर लो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, आई थिंक 2015 में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था, तो मैं तो काफी खुश हो गई थी। 2015 तो मैं मतलब 2015 2016 के कुछ तो है, तो मैं तो काफी खुश हो गई। मैंने बोला चलो, मतलब ये गवर्नमेंट है जो फाइनली डिसेबल लोगों के लिए, अपनी राइट्स के लिए मतलब फाइट कर रही है और एक्चुअली कुछ बोल रही है। एंड देन लेट 2016 में जब डिसेबिलिटी राइट्स बिल पास हुआ, बहुत ज्यादा ही खुश हो गई। देन 2017 में शुरुआत में मैंने सुना कि एक ट्रेन है द तेजस एक्सप्रेस जो मुंबई टू गोवा नॉन स्टॉप है, तो उसमें ये फैसिलिटीज दी गई है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए सुविधा है, लेकिन जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, जो चल नहीं सकते हैं, उनको दिक्कत होती है चलने में, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब आप डिसेबिलिटी के लिए आप लड़ रहे हो, आप राइट्स दे रहे हो, लेकिन डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें सारी डिसेबिलिटीज आ जाती है। आप 1 या 2 डिसेबिलिटीज की आप तरफदारी नहीं कर सकते, आप नहीं सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी आवाज उठाई, मैंने बोला बहुत हो गया, बस हो गया अब तो। और मैंने एक ओपन लेटर डाल दिया फेसबुक और ट्विटर पे कि जो भी मेरे साथ जो हादसा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को टैग किया, जो रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी थे तब, उनको टैग किया, मेनका गांधी जी को टैग किया, सबको टैग किया। और वो लेटर काफी पब्लिश्ड हो गया था, पब्लिसाइज हो गया था, और उनका लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। और तभी तो हमारी गवर्नमेंट काफी एक्टिव थी कि लोगों को रिप्लाई करे, लोगों को रिस्पॉन्स दे। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब यहाँ तक कि एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर कर लिया था ये।
ओके 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 कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यस तो फिर मैंने उनके वेबसाइट पे जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। पोर्टल पर रेलवे पीएमओ के ऑफिस से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके रेलवे मिनिस्ट्री से मुझे एक ही रिस्पॉन्स आया कि ये जो कंप्लेंट है ये यस मिनिस्ट्री को नहीं लगती है, ये जो कंप्लेंट है ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉरवर्ड की जा रही है। ओके फॉरवर्ड और कर दिया उन्होंने उस टाइम ओके हाँ ओके उस ओके टाइम और आज का दिन मुझे अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कोई कोई reply नहीं रिस्पॉन्स आया। नहीं आया है, कोई भी नहीं। और तभी और जाके गुस्सा चढ़ा, मैंने बोला ये क्या है, ये क्या हो रहा है। मैंने बोला चलो अभी तो खुद का कैंपेन शुरू कर देते, पिटिशन डाल देते, अभी देखते हैं क्या होता है। आई मीन लेट्स एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। तो फिर change.org पे खुद का पिटिशन लॉन्च किया, खुद का कैंपेन Yes. कॉल्ड #mytrain2। Okay. और उस टाइम 2017 से अब तक 3 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स हो चुके हैं। एक रेलवे ऑफिशियल केरला से उनका मुझे कांटेक्ट मिला। तो Okay. उन्होंने, मैं तभी अमेरिका में थी, मैं तभी अपने फैमिली के साथ अमेरिका गई थी, विजिट कर रही थी। तो उनके साथ Okay. पूरा व्हाट्सएप पे ही बात हो रही थी। ओके तो ओके उनसे यही बात हम सोच रहे थे कि अगर स्टेशन को एक्सेसिबल बनाना हो, ट्रेन को एक्सेसिबल बनाना हो, Yes. अगर हम गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, रेनोवेशन तो कर नहीं पाएंगे। यस तो क्या हम कैसी सुविधा हम दे सकते हैं कि जो फिजिकली उनको डिफिकल्टीज है कि Yes. आराम से वो कैसे जा सकते हैं। तो बिल्कुल। दिमाग लगाया, मैंने बोला कि ये पोर्टेबल रैंप ही लगा देते हैं और Simple. छोटी सी हाँ हाँ व्हील चेयर जो कंपार्टमेंट में फिट हो जाए। बिल्कुल। और जो रेलवे स्टाफ है उनको सेंसिटिविटी के क्लास Trained होती है, yes. व्हाई डोंट वी डू दैट, व्हाई डोंट वी Simply. सेंसिटाइज देम। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये सोचा, तो बोले कि यार तो एक्चुअली बहुत सारा अच्छा आइडिया है। और Yes. उन्होंने बात करी CSR इनिशिएटिव्स और डोनेशंस के थ्रू। Okay. हमें मतलब एक भी रुपए हमने खुद के पॉकेट से खर्च नहीं किया है। इट इज ऑल बीन थ्रू डोनेशंस, CSR बहुत इनिशिएटिव्स। बहुत और बढ़िया हमने अब तक 8 स्टेशन केरला, हैदराबाद, उड़ीसा, बॉम्बे और तमिलनाडु, ये 5 सिटीज में ओके हमने स्टेशंस बनाए हैं, मतलब एक्सेसिबल बनाए हैं। आपकी आपने 8 अवेयरनेस स्टेशन। फैलाई उस कारण से आपने जो अवेयरनेस जी जो करा आपने इस कारण से ही बिल्कुल डेफिनेटली यस हाँ जी हाँ जी। तो उसके वजह से आई वाज अवॉर्डेड द विमेन्स अचीवमेंट अवार्ड बाय दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। और Okay. मेरा नाम BBC 100 वुमेन में भी आया है। ओके और ओके बस अपना फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग मैंने चालू कर दिया। वैसे तो मैं कर ही रही थी लेकिन Yes. बहुत लो लेवल पे कर रही थी, पर अभी फुल ऑन मोटिवेशनल स्पीकिंग चालू कर दिया। काफी अवार्ड्स जीती हूँ ये अवेयरनेस के लिए। Yes. और फाइनली मैंने आपको जैसे बताया था कि मॉडलिंग का, एक्टिंग का Yes. हमेशा से एक सपना रहा है मेरा, मुझे करना था। फिर 2018 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, Okay. बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान का जो यस ब्रांड है, यस मैंने फोटो देखे हैं यस उसके लिए मॉडलिंग के लिए मुझे एक Okay. अपॉर्चुनिटी आई। ओके और सलमान खान के साथ ही मॉडलिंग किया मैंने। ओके तो वो नाइस मतलब एक बड़ा सा शॉक था वो, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा होगा। Yes. हुआ बहुत, मतलब इट वाज अ ह्यूज शॉक फॉर मी। एंड देन 2019 में आई स्टार्टेड बीइंग द शो स्टॉपर, रैंप शोज के लिए, फैशन शोज ओके के ओके लिए। ओके हाँ, तो FBB के लिए मॉडलिंग किया है, Yes. बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए, Okay. ज्वेल्स ऑफ इंडिया मैंने पुणे में किया है। Okay. और 2-3 ऐसे शोज थे जो उन्होंने उनमें मॉडलिंग Yes. किया। Yes. और बस मतलब वही जर्नी रही है, काफी स्ट्रगल रहा है, बट वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर इज हैपनिंग, वेरी वेरी हैप्पी। अभी खुद का वेबसाइट भी चालू कर दिया मैंने। ओके क्या नाम है वेबसाइट का यस ये सब www.thevirali.com। ओके फाइन नहीं ये वायरल वेबसाइट डेफिनेटली होगी आपके गोल्स क्या हैं आपके लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और शॉर्ट टर्म गोल भी यदि बताना चाहें आपके लाइफ के मेन गोल्स क्या हैं जो आप चाहते हैं अचीव करना आने वाले 5 सालों में जी जी,
देखो ऑनेस्टली मैं बोलूं, मैंने इतना आगे सोचा नहीं है, लेकिन मैंने ये हमेशा से मेरा रहा है कि जितने भी लोग हैं, अगर मैं Yes. मदद कर सकूं, अगर मैं हेल्प कर सकूं कैसे भी करके, दैट इज डेफिनेटली वो मेरा एक गोल, बचपन से एक गोल था मेरा। Yes. कि मतलब मैं जब भी छोटी थी मुझे डॉक्टर बनना था। Okay. और काफी मेडिसिन के बारे में काफी नॉलेज भी है मुझे। तो Okay. मुझे मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं जितनी भी मदद कर पाऊं, जितने भी Yes. लोगों का मैं मदद कर पाऊं, Yes. वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पुण्य भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा, वो नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बचपन से ऐसा था। तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं लोगों की हेल्प करूं, उनको मदद करूं, जितनी मेरी ताकत हो उतनी मैं मदद कर पाऊं। तो दैट इज डेफिनेटली वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल हमेशा से रहा है, वो हमेशा से रहेगा। और अगर शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बात करें तो पहले तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा ये, देखिए पूरे वर्ल्ड में है कोरोना। लेकिन जैसे मैंने वीडियो बनाया था इस पे, लाइक आप कभी देखना चाहें तो, पहले भी वायरस आए हैं, सार्स जैसे वायरस भी आए हैं, वो भी खत्म हुए, उनकी मेडिसिन भी बन गई थी। लाइक उनके जैसे भी कोरोना भी खत्म होगा डेफिनेटली, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम बाद ही खत्म होगा। जी। विराली मैडम, आप जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आपके लाइफ में क्या रोल है, और आपके पेरेंट्स के अलावा कोई दूसरा जो व्यक्ति जिसने आपको सपोर्ट किया है आपकी लाइफ में? पहले आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए, उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की। आपकी जो मदर थी उनका काफी नजदीक थे, मतलब प्लीज आप बताइए उनके बारे में। जी देखो, मेरे पेरेंट्स ना बहुत मैं क्या बोलूं, कमाल के इंसान है, कमाल के इंसान है। क्योंकि हम अगर हमारी सोसाइटी में, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें देखा जाए तो अगर लड़की होती है तो हमेशा ये होता है ना कि यार मतलब लड़की हुई है, Yes. थोड़े से उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मम्मी पापा ऐसे थे कि लड़की है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मुझे कभी सब बेटी नहीं बोला है, मुझे हमेशा बेटा बोला गया है। Okay. कभी भी मुझे बेटी नहीं बोला गया है। Okay. बेटा, कि तू हमारा बेटा है। और Okay. बचपन से ऐसा ही सपोर्ट रहा है कि Okay. मेरा नाम विराली है तो कभी मुझे विराली नहीं बुलाया गया है। अगर गुस्से में होते हैं तो Yes. पूरा नाम लेते हैं विराली, क्या कर रही है। Okay. ऐसा नहीं, हमेशा मुझे वीरू Okay. ऐसा। Short. तो Okay. कभी भी ये वो लड़की लड़का वो डिफरेंशिएट नहीं किया है कभी भी। Yes. और जो भी मेरे सपने थे, जो भी बचपन से जितने भी अफलातून, जितने भी क्रेजी पागलों जैसे सपने थे मेरे, Yes. वो मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसा कभी नहीं कि नहीं तू लड़की है तो तू ये नहीं कर सकती, Yes. ऐसा कभी भी नहीं। और ये सब होने के बाद, ये डिसेबिलिटी होने के बाद मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे सपोर्ट किया है ना, Yes. गौरव जी, मैं आपको मतलब मैं लफ्जों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे एक बात मुझे बहुत याद है। मैं जब ये कैंपेन लॉन्च कर रही थी, Yes. तभी मैंने मेरे मम्मी पापा को पूछा था कि ये मैं बोलने जाऊंगी कि आई वॉज मोलेस्टेड, तो Yes. मम्मी लोग क्या कहेंगे, मतलब जो हमारे फैमिली में है, फ्रेंड्स है, क्या कहेंगे वो लोग। Yes. 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 मम्मी पापा ने मुझे एक ही बात बोला। मम्मी ने बोला कि वो लोग तुझे पैसे दे रहे, वो लोग तुझे खाना खिला रहे, नहीं ना, तू उनकी बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे जो काम करना है तू आगे बढ़ बस। बहुत मतलब हमेशा ऐसा ही सपोर्ट yes. रहा है। नहीं, बिल्कुल और एक बिल्कुल सही बात कहा। तो बिल्कुल सही कहा है। और एक बात ये भी मुझे याद है, Yes. मम्मी ने मुझे पूछा था एक बार कि ये लोग चलते हैं, चल फिर सकते हैं, तो तुझे कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब तू भी ऐसा चले फिरे। और तभी के टाइम पे मैं स्कूबा डाइविंग करने जा रही थी। और हम गाड़ी में थे, तो मम्मी ने मुझे पूछा, तो मैंने बोला मम्मी पता है उनमें और मुझ में फर्क क्या है। बोले क्या? तो मैंने बोला कि वो लोग अभी एक 9 से 5 की नौकरी करने जा रहे और मैं अभी छलांग मारने जा रही हूँ। ये फर्क है, फर्क ये है। Yes, और yes. ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो पॉजिटिविटी है, जो मेंटालिटी है, वो मेरी मम्मी पापा की वजह से है।
बिल्कुल अगर वो लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, अगर वो लोग मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते, यस तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो उस पोजीशन पे नहीं होती मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लेकिन लास्ट ईयर मेरी मम्मी गुजर गई, उनको कैंसर हुआ था, तो मम्मी चल बसी, लेकिन फिर भी मम्मी इधर ही है और हमेशा इधर ही रहेगी। डेफिनेटली और आपका उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, ये तो पक्की बात है। जी 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 जी, मम्मी ने फादर के हमेशा बारे से में सपोर्ट किया है। यस फादर फादर मैं क्या बोलूं, पापा ना, मेरा और पापा का ऐसा है, हम फ्रेंड्स हैं। ओके हम ये नहीं है, हम बाप बेटी नहीं है, हम फ्रेंड्स है। तो जो भी बातें होती है, मतलब जो भी बातें होती है, कुछ भी हो बातें, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। एक Okay. साथ में बैठे हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करके झगड़ा भी कर सकते हैं और अगली मिनट पे साथ में बैठ के आराम से खाना भी खाएंगे। ओके हमारा हमारा जो दोस्त पूरे रिश्ता है दोस्त हैं आपके वो ओके एकदम ओके ऐसा है। बहुत बहुत क्लोज है। ओके अब पेरेंट्स के अलावा कोई व्यक्ति जो थर्ड पर्सन जिनका आपके लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल है, पेरेंट्स के अलावा? काफी इम्पोर्टेंट रोल, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ओके मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। Okay, हम good. 7 साल से जानते हैं एक दूसरे को। हम Okay. लिटरली इंडिया में ही मिले, वो भी एक फ्रेंड के थ्रू, उसका नाम नमन है। ओके तो मतलब बहुत बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, कि कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है या फिर थोड़ी सी भी रोने जैसी लगती हूँ, बिकॉज ठीक है यार, सबको लगता है कि अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर इतनी पॉजिटिव है, इसको थोड़ी ना लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी ना रोती होगी, लेकिन वो थोड़ी ना है ऐसा। हर किसी Okay. के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर Definitely. किसी के लाइफ में एग्जैक्टली दिक्कतें होती है। यस यस अब कितना भी पॉजिटिव हो, हमेशा मुमकिन नहीं कि आप हमेशा से पॉजिटिव ही रहोगे। बिल्कुल तो वो एक इंसान है मेरे लाइफ में, जो कुछ भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है ना, वो अपनी औकात दिखा देता है मुझे, मेरी औकात दिखा देता है। मतलब वो Yes. बोलेगा कि यार तू विराली मोदी है और तू इसी छोटी प्रॉब्लम के लिए तू रो रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल क्या मतलब पागल है तू। तो वो मुझे अपनी औकात दिखा देता है और अपने लाइन पे मुझे जगह पे ला देता है वो। तो बहुत बहुत अच्छी जी दोस्ती है। मैं फ्रैंकली बोलूंगा, आप कई लोगों के आप आइडियल हैं। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए हुए आपने शायद देखे होंगे, तो कई लोगों ने आपका नाम भी लिया है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको, अरे नहीं आप आइडियल हैं। और रवि मैडम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, जैसे आपने जो आपके अचीवमेंट्स हैं अप टू दैट एज, आपने आपके जो अचीवमेंट्स हैं प्लीज उनके बारे में बताइए। अचीवमेंट्स के बारे में, देखो मॉडलिंग तो आपको मैंने बताया ही। Yes. बीबीसी 100 वुमेन, वो मुझे एक सपना ही लगा था जब Yes. उसका उसका जब आया था ईमेल, Okay, yes. तो लगा ये सपना ही है, ये तो हो ही नहीं सकता है कभी। Yes. बिकॉज मिशेल ओबामा उसमें थी, मिशेल ओबामा उसमें ओके थी। ओके 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 तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा नाम, हाँ मैं एक्चुअली ओबामा से मिली भी हूँ, प्रेसिडेंट ओबामा से मिली भी हूँ मैं। ओके बाकी 3 टाइम TEDx स्पीकर हूँ, 3 टाइम TEDx स्पीकर हूँ। यूथ की आवाज फोरम में, Yes. वहाँ पे भी मैंने टॉक दिया है। जोश टॉक में मेरे भी आप काफी आ चुके हैं। कैंपेन्स, जी सॉरी, जोश टॉक में भी आप आ चुके हैं। जोश टॉक में भी आपने काफी 13 मिलियन जी 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 में लोगों ने आपको काफी लाइक किया है। जोश जी जी जी, जोश टॉक्स में, Yes, yes. जोश टॉक्स काफी काफी कॉलेजेस, काफी स्कूल्स में भी ऑल ओवर इंडिया में टॉक्स देके आई हूँ। Yes, yes. इंटरनेशनली भी टॉक्स देके आई हूँ मैं। Okay. बांग्लादेश गई थी अभी, Okay. लास्ट ईयर ही गई थी। ओके बाकी तो यार काफी अवार्ड्स काफी जीती हूँ। Yes. I'm just very very lucky. I'm very very lucky and I'm very very grateful. मतलब जो भी है अभी, जो जितना भी है मेरे पास, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल है। आपने काफी अचीव किया है और आगे भी आप काफी अचीव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रवि मैडम आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी यूथ उसको या समाज को या सोसाइटी को क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? देखो अभी के टाइम पे, स्पेशली ये जो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगी। सबको ना ये लगता है कि यार 2020 है, क्या मनहूस साल है ये, क्या हो रहा है जिंदगी में, सबका काम पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हमेशा ना
एक सिल्वर लाइनिंग होती है। यस, आप एक टनल में जा रहे हो, अंधेरा होता है, लेकिन वो एंड में हमेशा एक लाइट होती है। डेफिनेटली करेक्ट? डेफिनेटली तो ये जो कोरोना वायरस है हमें एक्चुअली सिखा रहा है कि बिल्कुल। हमें ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे Yes. ये एसी का रिमोट है या स्पीकर है या जो भी है, Yes. लैपटॉप है, फोन Yes. है, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें एक्चुअली क्या चाहिए? ह्यूमन टू ह्यूमन कंपेनियनशिप। हमें बिल्कुल। कंपेनियनशिप की जरूरत है। ये जो मटेरियलिस्टिक Yes. चीजें हैं वो इधर ही रह जाएंगी। बिल्कुल हम साथ में ही जाने वाला है, साथ में नहीं जाएगा। Yes. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है कि ये 3 महीने जो हम एकदम कठिन लॉकडाउन में थे, हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, Yes. वो दिन याद करके हमें ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल। हम ये जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम ये जो अरे मुझे गोवा जाना है, मुझे पार्टी करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, Yes. वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, आप उनके साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बना पाओगे, बिल्कुल। वो कनेक्शन आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये गोवा की ट्रिप, ये पार्टी करना, ये करना, वो 2 मिनट का फन है, Yes. वो चला जाएगा। बिल्कुल लेकिन ये जो कनेक्शन आप बनाओगे वो लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग होती है। मुझे पता है ये कोरोना के टाइम पे मैं अकेली रहती हूँ। Yes. मम्मी तो है नहीं, पापा तो अमेरिका रहता है, भाई बहन भी नहीं है, रिश्तेदार जो है दूर रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, कोई केयर टेकर भी नहीं है। तो मैं खुद सोच रही थी कि ये 3 महीने लॉकडाउन में मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे संभालूंगी खुद को। Yes. लेकिन जब वो होता है ना, जब मुसीबत आती है तब Yes, उसका तो- कोई ना कोई हल निकल आता है, Definitely. जब कोई ना कोई Definitely. सोल्यूशन Yes, आता है। yes, yes. तो ये कोरोना के टाइम पे, ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपनी कैपेबिलिटी मैंने देखी कि खाना Okay. बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी है मैं Yes, सब कुछ yes. कर लेती हूँ। साथ साथ में अपना टाइम निकाल रही हूँ कि मैं वर्कआउट भी कर लूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, मैं अपना काम भी कर लूँ। तो Yes. जो लोग बोलते हैं ना कि दिन में इतने घंटे और होने चाहिए, घंटे आपके पास तो बहुत है, आप ना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सही तरीके से। बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम ये है, यस यस प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल और ये भी मैंने देखा है ये कि हम हमेशा ना हमारे पे ही फोकस करते हैं। यस हमारे दर्द, हमारे गम, हमारे बिल्कुल दुख। बिल्कुल हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि जो सामने वाला अपने दोस्त है उसको क्या तकलीफ होती होगी। और अगर उससे Definitely. उससे बात भी करेंगे तो यही बोला जाएगा कि यार अपने में ही तू रहता है, तू क्या बकवास कर लेता है, मतलब ठीक है ना, हो जाएगा ठीक। Yes. हम यही बोलते रहते हैं, हम कभी सेंसिटिवली उसको टैकल नहीं करते। बिल्कुल। और अभी के टाइम पे इसको सेंसिटिवली टैकल करना बहुत जरूरी है। आप खुद Definitely. का भी मेंटल हेल्थ देखो ऑब्वियसली, बट Yes. दूसरे सामने वाले का भी देखो। और अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट हो, उसमें कोई मतलब ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है। दुनिया भाड़ में गई, दुनिया को जो बोलना है बोलने तो कोई फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ता। आप अपना खुद का देखो, अगर आप यहाँ से ठीक रहोगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि मेंटली स्ट्रांग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप बुक्स हाँ। कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल आप डेफिनेटली आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया है। लाइक अब आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो फैमिलीज हैं, आपकी जो फैमिली है उनसे आप शेयर करेंगे आपकी जो भी आपके कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ आपको डिस्कस करना हो, इससे एक बॉन्ड मजबूत होता है। आपने बिल्कुल जी। कहा कि काम आपकी फैमिली पहले आएगी, आपके दोस्त के बाद आएंगे, जो भी आपके कजिन से सबसे पहले फैमिली ही काम आती है। और उसके भी पहले जी। आप सबसे पहले अपने खुद के काम आएंगे। यदि आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो सिंपल सी बात है कि आप दुनिया में हर चीज कर सकते हैं। आपने सही कहा जी, कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है और अभी के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइटर कैसे आप राइटर क्या बोलेंगे आप राइटर के बारे में? राइटर तो मैं पहले से थी, Okay. स्कूल टाइम से थी। राइटिंग का मुझे पहले से ही शौक था। कैसे अपने फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करके पेपर पे कैसे लाना है, Yes. स्टोरीज लिखना, ये मुझे पहले से ही शौक था। और Okay. एक्चुअली दैट गोज टू माय टीचर। मेरी जो Okay. 9th स्टैंडर्ड की जो टीचर थी
उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया था कि Okay. मतलब जो राइटिंग कॉम्पिटिशंस होते उसमें क्यों पार्ट नहीं लेती, उसमें भी भाग लिया कर और Okay. काफी अच्छा जाएगा। और Yes, yes. बिकॉज ऑफ हर मैंने एक्चुअली पार्ट भी लिया था और Okay. कुछ थर्ड या फोर्थ प्लेस आई थी राइटिंग कंपटीशन में। ऐसे Okay. लिखना था, कुछ Okay. 3 पेज का ऐसे था, तो Yes. उसमें थर्ड या फोर्थ प्लेस आई थी। फिर बाद में मैंने पूरा छोड़ दिया, Okay. मैंने सब छोड़ दिया। फिर 2012 में Yes. मैंने अपने आप ही कोरा करके एक वेबसाइट है, तो Okay. उसमें मैं सिर्फ देख Yes, रही जानता थी हूँ। कि क्या है ये, मैं पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि यार सब तो लिख रहे तो मैं भी क्यों ना लिखना शुरू करूं। और Okay. मैंने जस्ट स्टार्ट किया लिखना और मेरे अभी उस पे कुछ 1.5 लाख फॉलोअर्स है कोरा पे। Okay, और okay, okay, nice. 5 years, हाँ जी 5 years इन अ रो में टॉप राइटर थी कोरा पे। तो Okay, मेरा okay. लिखना मतलब ऐसे ही जस्ट शुरू हो गया वापस से। Fine, मुझे fine. पहले से ही शौक था राइटिंग में, पहले से ही शौक था। ओके एंड डेफिनेटली आपकी बुक्स भी पब्लिश होंगी, मुझको मालूम है आगे जाकर, और बी ऑथर आप। एक बुक एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं लिख ही रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। जी। मुझे मालूम है ये पक्का है, और डेफिनेटली जी। इंस्पायरिंग बोला है आपने। और मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो जो काफी लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफी कुछ सीखेंगे। आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। जी विराली मोदी, आशा करता हूँ आपने काफी कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। नेक्स्ट वीक में फिर एक इंटरव्यू लेकर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं वो इंटरव्यू वॉच करना तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।